इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा राना गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जानते हैं अब्बास साहब से कि मुलजिम इंतहाई शातिर है जिसने शूटर को हायर किया महज 15,000 रुपए में और सके भाई को मरवा दिया। किस चक्कर में, ये डिटेल्स हम जानते हैं अब्बास साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्बास साहब, क्या कहानी है? कहानी ये है कि इनिशियली तो ये टोटली ब्लाइंड मामला था। इसमें एक डेड बॉडी ही मिली थी पुलिस को और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये पता था कि ये लड़का है जो आसाल है और इसका मर्डर हो गया है। क्लूलेस मर्डर था, नो डिटेल्स। इस पे फिर दिन और रात पूरी टीम ने बड़ी एफर्ट की, जो इंटेलिजेंस बेस्ड वहाँ से लोकल इन्फॉर्मेशन गैदर हो सकती थी। इसमें फिर कुछ चीज़ें ऐसी मिली जिसमें फिर इसका जो रियल ब्रदर था वो हमारे लिए सस्पेक्ट हो गया। बट इनिशियली हमने उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की। उसे हमने थोड़ा इजी इसलिए किया कि हम पहले एविडेंसेस कलेक्ट कर लें टोटली। और पुलिस के लिए ये बड़ा मसला होता है कि भाई या फैमिली में से कोई मर्डर हुआ हो और उसी के फैमिली मेंबर को इन्वेस्टिगेट किया जाए या उठा लिया जाए तो वो बड़ा एक सवालिया निशान पैदा हो जाता है। जी डेफिनेटली, क्योंकि उस वक्त उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि अगर वो इन्वॉल्व ना निकले तो फिर उसमें पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है। तो जब हमें बिल्कुल इस चीज़ का यकीन हो गया और कुछ ऐसी एविडेंसेस पुलिस के हाथ लग गई, कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आ गई जो इन्होंने कंफर्म कर दिया हमें, फिर हमने इसको जो है वो ज़ेर हिरासत लिया। और उसके बाद जब फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें मज़ीद चीज़ें जो अनफोल्ड हुई वो ये हुई कि इसने अपने साथ एक अपने दोस्त को मिलाया जो इसका जानने वाला था और वहीं करीबी एरिया का रहने वाला था और उसे एज शूटर इसने इंगेज किया। उसे इसने बड़ी मामूली रकम दी, बिल्कुल 15-20 हज़ार रुपये में उसने उसके साथ बातचीत की और अपने सगे भाई को कत्ल करवाया। ठीक है। इसके पीछे जो स्टोरी बाद में क्लियर हुई वो असल में तो इनकी फैमिली से रिलेटेड थी, क्योंकि मरने वाले की जो बीवी है वो दोनों की ही कज़न लगती थी। रिश्तेदारों में उसकी शादी हुई थी मरने वाले की, और वो जो उसकी बीवी थी उसके कुछ ताल्लुकात, कुछ मुनासिब इसके साथ, जो मारने वाला लड़का है इसके साथ मुनासिब नहीं थे के साथ, यानी देवर के साथ। जी, देवर के साथ। उस वजह से फिर उसने अपने ही सगे भाई को इस मामले में साइड लाइन करने के लिए, हटाने के लिए ये स्टेप उठाया उसने। बिल्कुल ठीक है। अब्बास साहब, ये बताइएगा कि हम जब भी किसी मर्डर को डिटेल के साथ पढ़ते हैं, आप लोगों की इन्वेस्टिगेशंस और तमाम प्रेस रिलीज को जब रीड किया जाता है तो उसमें से एक मॉरल डेवलप होता है। इस केस को जब हम देखते हैं, मॉरल को देखते हैं, कंटेंट को देखते हैं, तो समझ में ये आता है कि उसकी बीवी के साथ शायद इसके कोई इंटरेस्ट थे और इस किस्म के मामलात, नाजायज़ मरासिम कायम थे। शादी को भी चंद माह हुए थे, 3 से 6 माह लगभग का टाइम हुआ। ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं इस केस से रिलेटेड के शादी होने से पहले ये दोनों आपस में इन्वॉल्व थे और शादी हो गई दूसरे भाई से। कातिल को ये रंज भी था। आपकी इन्वेस्टिगेशन में ऐसी मामलात सामने आए हैं? जी, सामने आए हैं और बिल्कुल ऐसा ही है। 4 से 5 माह शादी को हुए हैं और ये भी बात ठीक है कि शादी से पहले ही ये इंटरेस्टेड थे एक दूसरे में, और वो किस हद तक थे उसकी तो डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये कि इनके बहरहाल आपस में रवाबत थे और उसे यकीनन इस चीज़ का जब रंज था कि वो भाई के साथ उसकी शादी हो गई है तो उसने फिर एक ऐसा ये स्टेप उठाया। बट ये जो आपने पहली बात की है उसमें तो ये हमारा जो माशरती सवाल है और जो कंडीशंस हैं या जो हमारी सूरत हाल है इस वक्त कि देखें, ये बड़ा मुकद्दस रिश्ता होता है। इसमें बहुत करीबी और बड़े एहतराम वाला रिश्ता है ये। इवन इन रिश्तों में आके हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो इसमें देखा जाए तो सभी जिम्मेदार हैं, उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, इवन जो मुआशरा है कि उनकी तरबियत किस अंदाज में हुई, किस माहौल में उनका ब्रॉटअप हुआ और वो जिसकी वजह से यहाँ तक मामला पहुँचा। बिल्कुल ठीक है। सम टाइम तो इस किस्म के जो केसेस होते हैं उसको बयान करना या अल्फाज के इस्तेमाल के चुनाव में मैं पर्सनली बड़ी अपसेट हो रही होती हूँ कि इस पर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, क्या बयान किया जाए या ना किया जाए, लेकिन चूँकि हक़ाइक़ को सामने रखना होता है। अब्बास साहब, ये बताइएगा कि जब हम भाई की बात करते हैं, मुलजिम की बात करते हैं, तो क्लियरली वो ये कह रहे हैं कि मैं इस मर्डर में इन्वॉल्व नहीं हूँ, जबकि ऑडियो जो पुलिस ने भी हासिल की, हमने भी सुनी और प्रोग्राम में हमने अपने नाजरीन को सुनाई भी, उसके मुताबिक क्लियरली ये बात समझ में आती है कि ही इज इन्वॉल्व्ड। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? इसमें देखिए, हमारे पास मल्टीपल एविडेंसेस हैं। एक तो वही जिसका आपने जिक्र किया कि जैसे आपने वो अपने प्रोग्राम में लोगों ने सुना कि इसने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की क्या थी। इसके अलावा जो हमने जो अपनी इसमें आईटी रिलेटेड काम किए वो ये किए कि इन दोनों का उस मर्डर से पहले, उस मर्डर के बाद किस किस तरह से राब्ता रहा
उस मर्डर करने वाले का किस तरह से इसको साथ ले जाना साबित हुआ, उसकी जो लोकेशंस थी, कैसे वो घर से लेके गया और जिस जगह से डेड बॉडी मिली एग्जैक्टली उसी जगह के ऊपर इसके जो दोस्त की लोकेशन क्लियर हुई। इसके अलावा फिर इसके दोस्त ने जो जब इकबाल जुर्म किया तो उसने भी ये क्लियर कर दिया कि ये मैंने इससे पैसे लिए, और उसके बाद जो उसमें चीज़ें थी, जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई, जो वेपन यूज़ हुआ, वो भी सारी चीज़ें रिकवर इसमें हुई। बिल्कुल ठीक है। अब्बास साहब, ये ज़रा थोड़ा सा क्लियरली हमारे नाज़रीन को मैसेज दीजिएगा। हज़ारों लाखों केसेस आपके हाथ में आए, इन्वेस्टिगेट किया और कैफरे किरदार तक उनको पहुंचाने में आपने अपनी तरफ से 100% आउटपुट दिया। आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ ये सोचा जा रहा है और प्रोग्राम्स और कॉन्सेप्ट्स और ख़बरें ये बता रही हैं कि बड़े आराम से 10-15 हज़ार में शूटर हायर होता है, खुदा न खास्ता कत्ल करवाते हैं, मास्टरमाइंड मज़े से बैठ के गेम खेल रहा होता है, शूटर बेचारा अंदर होता है। बेचारा तो नहीं कह सकते, कत्ल उसने भी किया, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि मास्टरमाइंड जो है वो धनधनाते फिर रहे होते हैं और उसके बाद एक नेक्स्ट क्राइम की तैयारी की जा रही होती है। आप पुलिस ऑफिसर हैं, माशाल्लाह से एसपी इन्वेस्टिगेशन की बड़ी भारी जिम्मेदारियां होती हैं और शेखुपुरा के मामलात को आप बड़े अच्छे अंदाज में देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए, या मास्टरमाइंड जो है वो कॉन्सेप्ट गलत है कि उसको कुछ नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो इसमें दोनों के लिए इक्वली हम जो फिक्स करेंगे इनको या करते हैं नॉर्मली, उसमें जहाँ शूटर हो और उसकी बैक एंड पे जो लोग ये काम करवा रहे होते हैं उन्हें भी इक्वली उसमें फिक्स किया जा रहा है और किया जाता है उन एविडेंसेस की बेस पे। और जब वो को रिलेट हो जाती हैं चीज़ें तो उसमें उनका निकलना भी आसान नहीं होता, मासिवाय उस सूरत में जहाँ पे कोई इनकी आपस में कॉम्प्रोमाइज की सूरत पार्टीज की न बन जाए। क्योंकि अगर फैमिली कॉम्प्रोमाइज पे तैयार हो जाए या मान ले तो फिर मामला क्योंकि कोर्ट में होता है, फिर कोर्ट उस एंगल से उसको डिसाइड करती है। लेकिन हम एविडेंसेस में कोई कमी नहीं छोड़ते, ताकि दोनों को इक्वली उसमें जितना शेयर है, जाहिर है वो बराबर का जिम्मेदार है जिसने करवाया ये जुर्म। बेशक उसने शूटर को इंगेज किया है या इस्तेमाल किया है, शूटर को तो सजा मिलेगी, लेकिन इन्हें भी फिक्स होना पड़ेगा और इनको भी शेयर मिलेगा इनका। अब्बास साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को, हमारी उस आवाम को जिनकी शायद तरबियत नहीं हुई, जिनको शायद पेरेंट्स ने उतना टाइम नहीं दिया जितना देना चाहिए, अच्छे और बुरे में हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई है, भाभी के रिश्ते को, मामी के रिश्ते को, खुदा न खास्ता बाप और भाई के रिश्ते को उड़ा दिया जाता है, क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि ये इब्तदाई तरबियत तो जी हमारे घरों से है। जो हमें चाहिए कि जो हमारी जो अभी जो जनरेशन है जिनका ब्रॉटअप हो रहा है, जो भी जाहिर है इस उम्र के इस हिस्से में है कि उन्हें ज़रूरत है, चूँकि अब पहले वाली सिचुएशंस नहीं है, पहले वाले हालात नहीं हैं, तो अभी जो मौजूदा माशरे की सूरत हाल है उसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है पेरेंट्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो अपने बच्चों के ऊपर एक बड़ी क्लोज आई रखें, मुकम्मल निगरानी रखें उनकी। सेकेंडली जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे स्कूल्स में किस किस्म की उनकी कंपनीज़ हैं, क्योंकि अब ये भी इस तरह के भी मामला सामने आ रहे हैं कि जो दोस्त हैं वो आपस में जो है वो कोई प्लानिंग इस किस्म की करते हैं कि बाद में वो कोई जुर्म का irtikab करें या किसी बुरी जो है उसमें कम्युनिटी में या बुरी एक सोसाइटी में बैठ जाएं। तो इक्वली पेरेंट्स की, उस्तादों की और एज आप कह लें कि एज अ सोसाइटी, ओवरऑल सोसाइटी के तमाम तबकात की इक्वल जिम्मेदारी है कि जो हमारी वो जनरेशन जो अभी जिन्होंने आगे आके सारे मामला संभाल रहे हैं, जिनका ब्रॉटअप हो रहा है, जो स्कूल गोइंग हैं, जो कॉलेज गोइंग हैं, जो अभी इतने मैच्योर नहीं हैं बच्चे या बच्चियाँ, उन सबको करें और ये जो रिश्ते हैं उनका तकद्दुस, उनका एहतराम इन्हें समझाया जाए। और ये हर जगह नहीं है, हमारे माशरे में बड़े अच्छी चीज़ें भी सामने आती हैं। ये चंद मिसालें हैं, लेकिन ये कि अगर कोशिश की जाए तो इसमें भी कमी की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। अब्बास साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा आज के प्रोग्राम में और उन तमाम वालिदैन के लिए जो ज़बरदस्ती अपने बच्चों की शादियां अपनी मर्जी से कर देते हैं और खुदा न खास्ता साल या 2 साल के बाद हम एक अनहोना वाक़या सुनते हैं, टीवी पर खबर सुनते हैं, या तो कत्ल हो गया या कत्ल करवा दिया गया। और आज का हमारा प्रोग्राम भी इसी पर मुनहसर है, जो हमने सारी स्टोरी अपने आवाम को दिखाई। अगर इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग शादी से पहले थी तो वालिदैन को 2 मिनट के लिए बैठ के ये सोचना चाहिए था कि जिसने ज़िंदगी गुजारनी है उसकी मर्जी ज़रूरी नहीं है, हमारी ज़रूरी है। और 6 माह के बाद आप देखें क्या कहानी सामने आई है। क्या मैसेज देंगे पेरेंट्स को? जी, ये इस मामले में तो मैं यकीन यही कहूँगा कि उनकी रजामंदी लेना बच्चों की बहुत ज़रूरी है। और इसका हुक्म भी है कि आप ना सिर्फ बेटों को बल्कि बच्चियों को भी मालूम करें
और उनकी जहाँ पे ये रिश्तेदारी कायम की जा रही है, कर रहे हैं, उस मामले में उनकी कंसेंट भी आ जाए, ताकि कम से कम एक अभी पढ़ा लिखा मुआशरा है, अभी कौन सा कोई बहुत पुराना दौर नहीं है कि जिसमें पूछा नहीं जाता था। तो आजकल सबको अपने राइट्स का पता है, बच्चों को पता है, तो उन्हें इस मामले में टोटली इग्नोर करना या टोटली उनको आइसोलेट करना इस मामले में कि उन्हें पूछा ना जाए, ये भी मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल ज़्यादा या कम उनकी राय को शामिल कर लेना ही ज़्यादा बेहतर है, ताकि आने वाले टाइम पे उनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके और इस किस्म के वाक़यात भी रूनुमा ना हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी आप।